हम भी हाथ में छुरी पहनकर नहीं बैठे। आइए देखें कि पाकिस्तान में कौन हमें नुकसान पहुंचा रहा है और कितने पानी में है। और सामने कोई नहीं था। ताया अबू ने विलायत अहमद खान की विधवा ताहिरा खानम के बारे में बताया था। मैं अब तक उनसे नहीं मिला था और न ही पापा ने कभी मुझे उनके बारे में कोई खास जानकारी दी थी, लेकिन उनकी गिनती उन दुश्मनों में होती थी जिनके जरिए पापा को नुकसान पहुंच सकता था। मैंने अपनी काल्पनिक सूची में सबसे पहले उनका नाम लिखा। अब यहाँ हमें अपना काम शुरू करना था। यह हमारा कर्तव्य था कि हम उन लोगों से वंचित रहें जिन्होंने हमें हमारे पिता से जीवन की शांति से वंचित किया था। दूसरे नंबर पर मौसी रही। यह बुआ, जिनका नाम जहांआरा बेगम था, को भी अवश्य देखा जाना चाहिए। अगर उनमें से किसी को पापा के दुश्मनों के बारे में कुछ पता चला या ये लोग पापा के दुश्मन निकले तो मैं खुदा की कसम इनका जीना हराम कर दूंगा। आइए देखें कि वे लोग कितने पानी में हैं। फिर मेरा दिल पापा के लिए तरसने लगा। वो बहुत अच्छे थे। उनसे बस एक छोटी सी शिकायत थी कि ये हमें पाकिस्तान क्यों नहीं ले आए। हम अब इतने बच्चे नहीं रहे। उन्होंने हमें अपनी मुश्किलों का भागीदार क्यों नहीं बनाया। पापा, तुमने अच्छा नहीं किया। कोई अपने बच्चों को कैसे छोड़े। इस विचार से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बहुत देर तक आंसू बहाता रहा। पता नहीं दिल टूटने की बात थी या वक्त इतना गुजरा था कि आंखें सो गई और मैं दुनिया से बेखबर हो गया। और तब मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कितनी देर सोया या मैं क्या कर रहा था जब मुझे अपनी छाती के पास एक अजीब सी चुभन और दबाव महसूस हुआ। यह एहसास कुछ असामान्य था जिसने मेरी नींद उड़ा दी। मैंने वातावरण का आकलन करने की कोशिश की और महसूस किया कि छाती के बीच में हल्का दबाव था और वहाँ एक चुभन भी थी। और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने दूर में कुछ देखा। होश धीरे से उठा तो देखा 2 आंखें। हाँ, वही 2 आंखें थीं, क्योंकि उन आंखों की सफ़ेद आंखें अगल बगल घूम रही थीं। उन आंखों के सफ़ेद भाग में पुतलियों का कोई निशान नहीं था, लेकिन पलकों के ठीक बीच में 2 सीधी काली रेखाएं थीं। अचानक मुझे अपने दिमाग में चमकती हुई उन आंखों की याद आ गई जो बाद में चमगादड़ की आंखें बन गईं। तब मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी छाती के बीच चुभन चमगादड़ के पंजों के नाखूनों की वजह से हुई है। बल्ला मुझसे इंच भर दूर मेरी छाती के ठीक बीच में बैठा था, वह मुझे घूर रही थी। तब मैंने अपनी पूरी शक्ति से अपना दाहिना हाथ हिलाया। मेरा हाथ बल्ले से लगा। इसमें से कुछ झटका इतना जोरदार था कि चमगादड़ उछलकर दीवार से जा टकराया और उसके गले से कई भयानक आवाजें निकलीं। अगले ही पल वह हवा में उड़ रही थी। उसकी सफ़ेद आंखों का रंग अब बदलकर लाल हो गया था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। मैं जल्दी से सीढ़ी से उतर गया और मैंने दांत पीसकर बल्ले की ओर छलांग लगाई, लेकिन वह अचानक ऊंचा हो गया और छत के करीब पहुंच गया। वह भी शायद मुझसे मुकाबला करने को तैयार थी। पूरा शरीर कड़ाके की ठंड जैसा लग रहा था, लेकिन क्रोध की लहर मुझे पागल कर रही थी और मुझे ठंड वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं बस किसी तरह बल्ले पर हाथ डालने और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बल्ले ने डाइव लगाए और मुझ पर पीछे से हमला किया। उसके रक्तरंजित पंजे मेरे कंधे के पास से गुजरे। कमीज भी थोड़ी फट गई और मेरे कंधे पर हल्की सी खरोंच आ गई। लेकिन उसी वक्त मैं पलटा और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। बल्ला घूमा और मुझ पर एक बार फिर हमला किया। इस बार उसने मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की। मैंने दोनों हाथों को एक खास तरह से हिलाया और वह उन हाथों से टकराती रही। वह मेरे चेहरे तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन मैं समझ सकता था कि वो मेरी आंखों को निशाना बनाना चाहती थी। मैंने अपने हाथ पाने के लिए इधर उधर देखा,
लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मेरे आसपास कुछ भी नहीं था। करीब 2-2.5 मिनट तक मेरे और चमगादड़ के बीच यह लड़ाई चलती रही, जिसके बाद वह तीखी चीख पुकार मचाते हुए उसी रोशनी की ओर चला गया जहां मैंने उसे एक बार पहले देखा था। उसने अपने पंखों को मोड़ लिया था और रोशनदान से बाहर चली गई थी, और मैं मस्तूल पर चढ़ गया और उस पर झपटने की असफल कोशिश में नीचे आ गया। मेरे और बल्ले के बीच 2.5 मिनट की यह लड़ाई काफी डरावनी थी। अगर बल्ला मेरे हाथ में आ जाता तो मैं सचमुच उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन वैसे भी वह एक चिड़िया थी और मैं एक इंसान था। मैं हवा में उड़कर उसे पकड़ नहीं सका, लेकिन मेरे दिल में मैं इसे किसी तरह पाने के लिए तरस रहा था। यह इतना आसान काम नहीं था और इसके बारे में सोचना भी मूर्खता थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर इन राक्षसों ने मेरे साथ युद्ध शुरू कर दिया है।